के सभी व्यूअर्स को नमस्कार। और आज इस चैनल पे हम लोग 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे। संवैधानिक विकास के चरण में 1935 का जो अधिनियम था यह अंतिम चरण था, जो 1861 से जो संवैधानिक सुधारों की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसका यह अंतिम चरण था। ठीक है, 1935 का एक्ट जो था यह 1861 के संवैधानिक सुधारों के विकास की प्रक्रिया में अंतिम चरण था। तो इस अधिनियम की पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। जब 1919 का जो अधिनियम आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला, तो 1919 के अधिनियम से भारतीय संतुष्ट नहीं थे, तो इसी पे विचार करने के लिए और इसमें सुधार करने के लिए और भारतीयों को अपने पक्ष में लेने के लिए फिर साइमन कमीशन आया 1927 में, साइमन कमीशन। लेकिन इसमें भी भारतीयों के लिए बहुत सारे अहितकारी प्रावधान थे जिससे कि इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ था साइमन कमीशन का। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बाद इसके विरोध होने के बावजूद सरकार अपनी जिद पे अड़ी थी और गोलमेज सम्मेलन का उसने प्रस्ताव रख दिया, गोलमेज सम्मेलन का। लेकिन गोलमेज सम्मेलन में भी फिर डोमिनियन स्टेट्स वाला जो मुद्दा था तो उस पर समझौते की बात तो के लिए तैयार ही नहीं थी सरकार, और अपनी ही जिद पे अड़ी थी, अपनी ही जबरदस्ती पे अड़ी थी। तो कांग्रेस ने फिर 1931 का सविनय अवज्ञा आंदोलन जो छेड़ा 1931 का, ठीक है, सविनय अवज्ञा, इसमें गांधी जी के भाग लेने और फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी ने भाग लिया था। लेकिन उधर क्या हुआ, इंग्लैंड में जब सरकारी कुछ समीकरण बदल चुके थे और कुछ सकारात्मक होने, लेकिन इसके बावजूद भी सकारात्मक कुछ हुआ नहीं और मैकडोनाल्ड द्वारा फिर 1932 का कम्युनल अवार्ड आया। कम्युनल अवार्ड इसमें क्या किया गया कि मुसलमानों, सिखों, दलितों, स्त्रियों, एंग्लो इंडियन, ईसाई, यूरोपीय, इन सभी वर्गों को पृथक अलग अलग, मतलब अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। इन सब के लिए अलग अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। पर इससे भी बात नहीं बनी, तो फिर कांग्रेस ने फिर इसका भी विरोध किया, तो क्योंकि इससे देश तो टुकड़े टुकड़े में बंट जाता। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो प्रस्तावित संविधान का मसौदा था वह 1935 में एक लंबा चौड़ा एक एक्ट के रूप में आया और ब्रिटिश संसद ने पारित किया था, जिसे ब्रिटिश सम्राट ने अनुमोदन करके उसे इंडिया भेजा था। इस 1935 के इस एक्ट में मिटा लेते हैं एक बार, ठीक है। 1935 के इस एक्ट में मतलब 451 टोटल 451 धाराएं थी, 451 धाराएं थी और 15 अनुसूचियां थी, 15 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो चलिए इसकी पृष्ठभूमि तो हमने जान ली। तो अब देखेंगे कि 1935 के संवैधानिक सुधार में क्या कुछ नई चीजें थी और क्या क्या प्रावधान थे। तो मुख्यतः 3 बिंदुओं में इस 1935 के एक्ट को समझा जा सकता है। एक तो उसमें था एक अखिल भारतीय संघ की प्रस्तावना की गई थी और दूसरा था प्रांतीय स्वायत्तता और प्रांतों के लिए प्रावधान थे, और तीसरा है संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता या फिर प्रांतीय व्यवस्था कह लेते हैं इसको, ठीक है, प्रांतीय व्यवस्था और संघीय व्यवस्था। तो इन्हीं 3 बिंदुओं के अंतर्गत हम 1935 के इस अधिनियम को समझेंगे, इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत। तो देखते हैं, पहला है अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ एक्चुअली था क्या, इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो अखिल भारतीय संघ का विचार था यह किस हेतु किया गया था और क्या क्या बातें थी।
तो इस अखिल भारतीय संघ में सभी प्रांतों को मिला करके एक अखिल रूप दिया जाना था, यानी कि एक संगठित भारतीय संघ का रूप दिया जाना था। तो इसमें क्या क्या शामिल होने वाला था, कौन कौन से क्षेत्र शामिल होने वाले थे, यह देख लेते हैं। इस संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांत, सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांत, दूसरा था इसमें शामिल होने वाला मुख्य आयुक्त के प्रांत और मुख्य आयुक्त के प्रांत और सभी अन्य प्रांत। सभी अन्य भारतीय प्रांत, ठीक है। तो ये सभी इस अखिल भारतीय संघ में शामिल होना था इन सबको, ठीक है। और इसके अलावा भारत में रियासतें भी थी, तो रियासतों के लिए कुछ अलग प्रावधान किए गए थे। रियासतों के लिए क्या क्या था देख लेते हैं। तो रियासतों के लिए दो तरह की शर्तें थी। दो शर्तें रियासतों के अखिल भारतीय संघ में शामिल होने के लिए, रियासतों के लिए दो शर्तें थी। पहली शर्त तो यह थी कि जितनी भी रियासतें हैं तो उन रियासतों के प्रतिनिधित्व में न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें, यानी कि न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें जो हैं वह संघ में शामिल नहीं हो सकती, ठीक है। इनका रास्ता बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट जो था दूसरा, और किसको नहीं शामिल किया जाना था, किन रियासतों को? दूसरा, कुल रियासत जितनी थी, जितनी भी भारत में उस समय रियासतें थी, कुल रियासतों की सभी जनसंख्या, जितनी भी उस समय सभी रियासतों की जनसंख्या को मिलाकर के जितनी भी होती थी जनसंख्या, तो कुल रियासतों की कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या वाली अगर कोई रियासत है वह उस भारतीय संघ में, अखिल भारतीय संघ में शामिल नहीं होगी। तो इन दोनों शर्तों के आधार पर कुछ रियासतों के लिए इस अखिल भारतीय संघ में शामिल होने का रास्ता बंद कर दिया गया था। तो यह, लेकिन अब इन सब का जो था, अब रियासतों से संबंधित जो ये शर्तें थी, इन सभी शर्तों का एक पत्र पर, अर्थात एक लेटर पर इन सब का उल्लेख किया जाना आवश्यक था, अर्थात एक लिखित रूप में इनको लाना आवश्यक था। तो यह लेटर कभी बन करके ही नहीं आया, और इसी वजह से इस अखिल भारतीय संघ का जो ये विचार था यह कभी भी क्रियान्वित तो नहीं हो सका। जब यह लेटर ही नहीं बन के आया तो लागू नहीं हो सका यह एक्ट, कानून, यह कानून इन भारतीय रियासतों पर लागू ही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यह अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। चलते हैं दूसरे तरफ। ये संघीय व्यवस्था, दूसरा था हमारा संघीय व्यवस्था। अब संघीय व्यवस्था में क्या क्या खास बातें थी? तो संघीय व्यवस्था में सबसे पहले तो देखते हैं कार्यपालिका के संबंध में क्या स्थिति थी। कार्यपालिका, तो कार्यपालिका के लिए गवर्नर जनरल, केंद्र में जितने भी शासन अथवा शक्ति का केंद्र बिंदु गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल, इसी के हाथ में सारी शक्तियां होती थी, ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी मत हो, कोई भी तरह का विचार हो, कोई भी आदेश हो, यदि गवर्नर जनरल चाहता तो उसे रद्द कर सकता था, उसमें सुधार कर सकता था, अथवा उसके लिए पूर्ण रूपेण मना कर सकता था, ठीक है। तो सभी शक्तियों का केंद्र एक तो गवर्नर जनरल था। दूसरी इसमें बात थी कि प्रशासन के जितने विभाग थे उन सबको दो विषयों में बांटा गया।
2 विषयों में बांटा गया। कौन कौन से? तो पहला जो था वह था सुरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। 1919 के अधिनियम वाला जो वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा उन सबको याद होगा कि 1919 के अधिनियम में भी सुरक्षित और हस्तांतरित 2 विषयों में विभाजन किया गया था प्रशासन की सुविधा के लिए विषयों को। तो वही बात इसमें भी थी 1935 के अधिनियम में भी। तो इसमें सबसे पहले तो सुरक्षित को देख लेते हैं। सुरक्षित में कौन कौन से थे? 1919 की ही तरह इसमें सुरक्षित में सभी महत्वपूर्ण मामले इसमें रखे गए थे। जितने भी महत्वपूर्ण विभाग या फिर महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित जो भी विषय थे वे इस सुरक्षित विषय के अंतर्गत रखे गए थे। इसमें थे विदेशी मामले। कौन कौन से थे यह भी देख लेते हैं। विदेशी मामले, रक्षा और उसके अलावे जनजातीय क्षेत्र और धार्मिक मामले। ये सब धार्मिक मामले ये सब थे सुरक्षित विषयों के अंतर्गत। ठीक है, तो सुरक्षित विषयों के अंतर्गत विदेशी मामले, रक्षा, जनजातीय क्षेत्र और धार्मिक मामले इत्यादि आते थे। और इनका प्रशासन गवर्नर जनरल अपने कार्यकारी पार्षदों की सलाह पर करता था। गवर्नर जनरल अपने कार्यकारी पार्षदों की सहायता से करता था। ठीक है, तो ये थी बातें। और इसके अलावे दूसरा जो था, एक सुरक्षित विषय था, एक था हस्तांतरित। इस हस्तांतरित विषय में सुरक्षित विषयों से जो बच गए विषय थे वे हस्तांतरित विषय में शामिल किए गए थे। इसमें बहुत ही कम महत्वपूर्ण मामले शामिल थे। कम महत्वपूर्ण मामले, ठीक है, कम महत्वपूर्ण मामले हस्तांतरित विषयों में रखे गए थे। और इन विषयों का प्रशासन भी गवर्नर जनरल ही चलाता था। इस हस्तांतरित विषय का प्रशासन भी गवर्नर जनरल ही चलाता था। लेकिन यहाँ पर उसकी सलाह देने के लिए कार्यकारी परिषद नहीं था, बल्कि यहाँ पे क्या था, मंत्रीगण थे। गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए मंत्रीगण थे। ठीक है, और इन्हीं मंत्रियों की सलाह से वह यहाँ पर कार्य करता था। और इन मंत्रियों का जो निर्वाचन होता था, इन मंत्रियों का निर्वाचन व्यवस्थापिका के द्वारा होता था। व्यवस्थापिका के द्वारा होता था इन मंत्रियों का निर्वाचन। ठीक है, और ये मंत्रीगण व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी होते थे। ये मंत्रीगण जो थे यह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे ये अपने कार्यों के लिए। ठीक है, और ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव अगर उनके विरोध में आ जाए, इन मंत्रियों के विरोध में कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता था। अविश्वास प्रस्ताव होने पर मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता था। तो यह थी मंत्रियों के लिमिटेशंस। लेकिन गवर्नर जनरल को सुप्रीम पावर 1919 के भी अधिनियम में दिया गया था और 1935 के अधिनियम में भी दिया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब इसके अलावा भी कुछ अन्य विषय थे जो कि न तो हस्तांतरित विषयों में थे और न ही सुरक्षित विषयों में। इनमें थी जैसे कि देश की वित्तीय स्थिरता, भारतीय साख की रक्षा, भारत या उसके किसी भी भाग में शांति की रक्षा करनी हो, अल्पसंख्यकों, सरकारी सेवकों तथा उनकी आश्रितों की रक्षा करना हो, या फिर अंग्रेजी और बर्मी माल के विरुद्ध किसी तरह के भेदभाव से उसकी रक्षा करना हो, भारतीय राजाओं के हितों तथा सम्मान की रक्षा करना हो और अपनी निजी विवेकाधीन शक्तियों की रक्षा करनी हो। तो इन सब में गवर्नर जनरल अपनी विवेकपूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। अर्थात ये सभी गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में डाल दिए गए, जो कि न तो सुरक्षित विषय में शामिल थे जो विषय, और न ही हस्तांतरित विषयों में। ठीक है,
चलते हैं आगे। अब है कार्यपालिका हो गया, पहला तो कार्यपालिका था संघीय व्यवस्था में, और दूसरा अब है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका में क्या कुछ बातें थी देखते हैं। तो व्यवस्थापिका में संघीय विधानमंडल जो थी, संघीय, अभी हम लोग संघ की संघीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं, संघ की कार्यपालिका पढ़ा हमने, अब हम लोग संघीय व्यवस्थापिका पढ़ रहे हैं। तो संघीय विधानमंडल यहाँ पे था, तो संघीय विधानमंडल जो था यह द्विसदनीय था। द्विसदनीय अर्थात 2 सदन थे इसमें। तो पहला जो सदन था, पहला सदन वह था उच्च सदन। उच्च सदन यानी कि उस समय कहा जाता था इसको राज्य परिषद, राज्य परिषद, और यह था उच्च सदन, ठीक है। और दूसरा था संघीय सभा। संघीय सभा या फिर इसे निम्न सदन कह लो। आज का राज्यसभा और लोकसभा इसको माना जा सकता है, ठीक है। राज्य परिषद जो था, यह राज्य परिषद, यह एक स्थायी परिषद था, स्थायी सदन था। इसके 1/3 सदस्य राज्य परिषद के 1/3 सदस्य जो थे प्रत्येक 3 वर्ष बाद चुने जाते थे। प्रत्येक 3 वर्ष बाद इनका चुनाव होता था, और इनकी अधिकतम संख्या 260 होनी थी। 260, ठीक है। अधिकतम संख्या इसकी, अगर अधिकतम संख्या की अगर बात करें तो 260 था। अपने संसद में भी है ऐसा प्रावधान। संसद मिलकर के किस से मिलकर के संसद का निर्माण होता है? भारतीय संसद का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा, उस समय का राज्यसभा कौन सा था? ये राज्य परिषद, जो कि उच्च सदन, राज्यसभा उच्च सदन है, और निम्न सदन यानी कि लोकसभा या संघीय सभा उस समय कहलाता था। अभी राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? टोटल है वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 है, जिसमें से 238 विभिन्न प्रांतों से चुन करके जाते हैं, और 12 जो होते हैं वे मनोनीत होते हैं, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों से, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो अपना उल्लेखनीय कार्य कर चुके हैं, जैसे शिक्षा या फिर संगीत, कला, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्रों में जिन्होंने महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कार्य किया है, उन सब से रिलेटेड 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। लेकिन उस समय जो थी, इस समय राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? 260 थी। बढ़ेंगे आगे। अब इन 260 सदस्यों में से, ये जो 260 सदस्य थे राज्य परिषद के, तो इन 260 सदस्यों में कहाँ से प्रतिनिधि का चुनाव होता था और कितने कितने होते थे? तो इन 260 सदस्यों में से जो था, सबसे पहले तो देख लेते 156 जो थे वह प्रांतों से चुन करके आते थे। प्रांतों से चुन करके आते थे 156, और इनमें से फिर 104 रियासतों के प्रतिनिधि होते थे। 104 जो थे यह रियासतों से होते थे, रियासतों से, ठीक है। 156 में से 104 जो थे वह रियासतों से आते थे, और इन रियासतों के जो प्रतिनिधि होते थे इनको संबद्ध राजागण इनको मनोनीत करते थे, राजा मनोनीत करते थे इनको, ठीक है। संघीय सभा का कार्यकाल अब देख लेते हैं। ये राज्य परिषद का कार्यकाल कितना था? राज्य परिषद का कार्यकाल हमने पढ़ा 3 वर्ष था, ठीक है। और प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात इसके 1/3 सदस्य निर्वाचित होते थे, ठीक है। 1/3 सदस्य चुने जाते थे। और अब आते हैं संघीय सभा। संघीय सभा में क्या स्थिति थी, यानी कि निम्न सदन। तो संघीय सभा में जो स्थिति थी,
संघीय सभा का पहले तो कार्यकाल देख लेते हैं। कार्यकाल था संघीय सभा का 5 वर्ष। 250 सदस्य होते थे इसमें कुल मिलाकर के, और राज्य परिषद में 260 सदस्य हमने पढ़ा, और संघीय सभा में 250 सदस्य है। ठीक है, 250 सदस्य। ठीक है, तो इन 250 सदस्यों में से जो थे 125 सदस्य रियासतों से जाते थे चुन करके, और रियासतों के जो सदस्य होते थे उनको संबद्ध राजागण मनोनीत करते थे। सेम यही चीज जो यहाँ पे हमने पढ़ा, राजा मनोनीत करते थे। तो ये राजा इनमें से 125 को राजा मनोनीत करते थे। ठीक है, और प्रांतों के सदस्य जो थे यह विधान परिषदों के द्वारा, जो बाकी जो बच गए वह विधान परिषदों के द्वारा चुन करके जाते थे। इनको विधान परिषद चुनती थी, विधान परिषदों के द्वारा। तो यह थी स्थिति। ठीक है, इस अधिनियम में एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह हुई थी कि जो राज्य परिषद थी, राज्य परिषद यानी कि इस राज्य परिषद उच्च सदन के जो सदस्य निर्वाचित किए जाते थे वह सीधे चुनावों द्वारा सीधे ही निर्वाचित किए जाते थे, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन इनका होता था। यह और दूसरा, संघीय सभा के सदस्य जो चुने जाते थे, संघीय सभा जो कि निम्न सदन था, तो इनके सदस्य जो चुने जाते थे वह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। तो यह एक बड़ी ही विचित्र स्थिति थी, क्योंकि ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। उच्च सदन के जो सदस्य चुने जाते हैं वह आमतौर पे अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और निम्न सदन के सदस्य वे प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टी स्थिति थी, उच्च सदन के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जा रहे हैं और निम्न सदन के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें था, राजाओं को उच्च सदन का 40% दिया गया था। राजा जो थे, रियासतों के राजा, ये राजाओं को 40% उच्च सदन में और निम्न सदन में इनको 33% सदस्य मनोनीत करने थे। ठीक है, 33% सदस्य नहीं, 33% सदस्य। ठीक है, इन सबको राजा लोग मनोनीत करते थे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात क्या थी, समस्त विषयों का बंटवारा जो था वह 3 सूचियों में किया गया था। विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया था। हमारे संविधान में भी यह देखने में आता है। समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची की जो व्यवस्था है, जो 7वीं अनुसूची में, वर्तमान के जो हमारा संविधान है उसके 7वीं अनुसूची में यह दिया गया है। तो इस 7वीं अनुसूची में इसी 1935 के अधिनियम के में संबंधित विषयों के यानी कि 3 सूचियों को शामिल किया गया है। 7वीं अनुसूची में है ये। तो ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है, और ये 3 सूचियां यहाँ पर जो थी, इन 3 सूचियों में देखते हैं क्या क्या था। इन 3 सूचियों में जो 1935 के अधिनियम में शामिल किया गया था, केंद्रीय सूची, सेम वही स्थिति है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये 3 सूचियां थी। संघीय सभा के सदस्य मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता था। जो संघीय सभा के मंत्री थे, संघीय सभा के मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता था। ठीक है, तो यह थी एक बात। दूसरा था, धर्म और जाति पर आधारित जो निर्वाचन व्यवस्था थी, जो कि 1909 के अधिनियम में शुरू किया गया था, धर्म और
जाति आधारित निर्वाचन व्यवस्था जिसकी वजह से अंग्रेज हमारे देश में सांप्रदायिक फूट डालने में कामयाब हो पाए, तो वह जो धर्म और जाति आधारित जो निर्वाचन व्यवस्था थी उसको इसमें भी रहने दिया गया। निर्वाचन व्यवस्था को इसमें भी बने रहने दिया गया। ठीक है, बनी रही है। अब आगे है संघीय बजट का 80%, संघीय बजट का 80% या संघीय बजट का 80% भाग पर विधानमंडल मताधिकार नहीं कर सकता था। विधानमंडल को मताधिकार का अधिकार नहीं था। ठीक है, और अब आते हैं प्रांतीय स्वायत्तता में। प्रांतों से संबंधित क्या क्या चीजें थी यह देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी और प्रांतों को स्वायत्तता के साथ साथ पृथक विधिक पहचान बनाने का अधिकार दिया गया। पृथक विधिक पहचान बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, उसके बाद प्रांतों को भारत सचिव, प्रांत जो थे उनको भारत सचिव और गवर्नर जनरल के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। भारत सचिव और गवर्नर जनरल इन पर अपना आदेश लागू करने के लिए इनको बाध्य नहीं कर सकते थे। तो इस आधार पर प्रांतीय स्वायत्तता थी। लेकिन क्या इसी तरह से प्रांतों को छोड़ दिया गया? गवर्नर जनरल और भारत सचिव का इन पे नियंत्रण नहीं रहा तो फिर किसका नियंत्रण रहा? तो अब क्या हुआ, प्रांत जो थे वह ब्रिटिश ताज के अधीन आ गए डायरेक्ट। अब ब्रिटिश ताज के अधीन आ गए, यानी कि सम्राट के अधीन अब ये कार्य करते थे। अब ये अपने कार्यों के प्रति केवल और केवल इंग्लैंड के सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी थे। प्रत्यक्ष और सीधे तौर पर वे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गए थे। और इसके अलावा प्रांतों को कुछ आर्थिक शक्तियां दी गई और संसाधन भी दिए गए। आर्थिक शक्तियां और संसाधन दिए गए और प्रांत जो थे अब अपनी साख पर वे कुछ धन भी उधार में ले सकते थे, धन उधार ले सकते थे। तो यह सब कुछ छूट इनको दी गई प्रांतों को। चलिए अब प्रांतों की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध में पढ़ लेते हैं। प्रांत की कार्यपालिका में सबसे पहली बात तो यह कि गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल वह ब्रिटिश ताज का मनोनीत प्रतिनिधि होता था। वह अपने सभी कार्यों के प्रति केवल और केवल ब्रिटिश ताज के ही प्रति उत्तरदायी था, अन्य किसी के प्रति नहीं। ठीक है, और दूसरा इसमें था कि इसमें जो गवर्नर जनरल थे उनको अल्पसंख्यकों, लोक सेवकों के अधिकार और कानून व्यवस्था और ब्रिटेन के यदि व्यापारिक हित होते, व्यापारिक हित एवं देशी रियासतों के संबंध में कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त थी, अर्थात वे जैसा जब चाहे उचित समझते वो कर सकते थे। ठीक है, इन सब के संबंध में विशेष शक्तियां दी गई थी, विशेष शक्ति। ठीक है, थर्ड जो था
थर्ड इसमें यह था कि यदि गवर्नर जनरल यह अनुभव करता है कि प्रांत का प्रशासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, संवैधानिक उपबंध, ठीक है, संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वह प्रशासन का भार अपने ऊपर ले लेगा, यानी कि प्रशासन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेगा। तो यह चीज थी। अब आते हैं प्रांत की व्यवस्थापिका में। इसमें क्या बात थी? प्रांतीय विधानमंडल जो थे विभिन्न प्रांतों में उनकी विभिन्न प्रकार की संरचना और विभिन्न प्रकार के इसके घटक जो थे, आकार और संरचना, ये सब विभिन्न प्रांतों में अलग अलग थे। अधिकांश प्रांतों में कहीं पर यह एक सदनीय थी तो कहीं पर यह द्विसदनीय थी। प्रांत की जो व्यवस्थापिका थी वह अर्थात प्रांतीय विधानमंडल, इसे प्रांतीय विधानमंडल कहिए, यह विधानमंडल कहीं पर एक सदनीय थी तो कहीं पर द्विसदनीय थी। अधिकांश प्रांतों में यह एक सदनीय ही होती थी, ठीक है, और कुछ प्रांतों में यह द्विसदनीय थी। तो जहां पर भी द्विसदनीय व्यवस्था थी वहां पे उच्च सदन जो था, उच्च सदन इसका विधान परिषद कहलाता था, विधान परिषद, और निम्न सदन जो था, निम्न सदन, यह विधानसभा कहलाता था, विधानसभा कहलाता था, ठीक है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, सांप्रदायिक और अन्य वर्गों को जो पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था, इसमें और भी ज्यादा इसका विस्तार कर दिया गया। पृथक प्रतिनिधित्व, यह पृथक प्रतिनिधित्व मेनली कम्युनल अवार्ड हुआ था मैकडोनाल्ड के द्वारा, कम्युनल अवार्ड, और पूना पैक्ट, इन दोनों पर आधारित था। अगर कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के विषय में नहीं जानते तो इसकी वीडियो मैं एक अलग से बना के डाल दूंगी, आप बताओगे तो, ठीक है। तो पूना पैक्ट में जो था यह 1932 में आया था, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट दोनों ही आया था 1932 में, ठीक है। तो मैकडोनल्ड वाला जो यह कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचाट लिखा रहता है, तो सांप्रदायिक पंचाट या फिर कम्युनल अवार्ड में मुसलमानों, सिखों, दलितों, स्त्रियों, एंग्लो इंडियन और ईसाई, यूरोपीय, इन सभी के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दी गई थी, ठीक है। तो और पूना पैक्ट में भी हरिजनों के लिए अलग प्रावधान किए गए थे। तो इन्हीं के आधार पर इसमें पृथक प्रतिनिधित्व जोड़ा गया था 1935 के अधिनियम में। नेक्स्ट इसमें जो था, सभी सदस्यों का जो निर्वाचन होता था, एक बार इसे मिटा लेते हैं, यह निर्वाचन प्रत्यक्ष तौर पर होता था, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था, ठीक है। और सभी वर्गों को इसमें निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, और पुरुषों को भी पुरुषों के समान महिलाओं को भी, पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। ठीक है, 1919 में भी थी यह व्यवस्था, महिलाओं को भी दिया गया। और दूसरी बात कि जितने भी प्रांतीय विषय थे, इन सब का संचालन, प्रांतीय विषयों का संचालन जो था यह मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। और ये सभी मंत्री जो थे यह एक मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करते थे। मुख्यमंत्री, वही व्यवस्था आज भी है, ठीक है, मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करते थे। दूसरी बात, मंत्री जो थे अपने विभाग के कार्यों के प्रति जवाबदेह थे और उनके विरुद्ध उनको
मंत्रियों जो थे, सभी मंत्रीगण, उन मंत्रियों को उनके कार्यों के प्रति, एक मिनट, मंत्री अपने कार्यों के प्रति अपने व्यवस्थापिका में उत्तरदायी थे। ठीक है, मंत्रियों को उत्तरदायी बनाया गया था और उनके विरुद्ध व्यवस्थापिका में मतदान कर उनको हटाया जा सकता था। हटाने की प्रक्रिया क्या थी? मतदान करके हटाया जा सकता था। तो यह हो गई बात इसमें 1935 की बातें। अब है कि इसका हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ सही था, क्या गलत था, इसका एक बार मूल्यांकन कर लेते हैं। संघ बनाने की जो इसमें योजना थी, अखिल भारतीय संघ की, एक बार फिर से रिकॉल करो, 3 बिंदुओं पे हमने गौर किया था। अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय व्यवस्था और संघीय व्यवस्था, 3 बिंदुओं पर आधारित था 1935 का अधिनियम। तो अखिल भारतीय संघ की जो ये व्यवस्था थी, इसमें चूंकि एक पत्र में सभी प्रावधानों का उल्लेख किया जाना था, रियासतों को संघ में शामिल करने से संबंधित शर्तों को, तो यह पत्र कभी बनकर के ही नहीं आया, जिसकी वजह से इस अखिल भारतीय संघ की योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई और इस तरह से अखिल भारतीय संघ की यह जो परिकल्पना थी यह धूमिल पड़ गई और 1919 के प्रावधानों के अनुसार ही इनका शासन चलता रहा। लगभग कब तक? 1946 तक चलता रहा इनका। 1946 तक यही 1919 की ही योजना चलती रही। इसके अलावे देखते हैं कि एक संघीय बैंक की स्थापना हुई थी इसी एक्ट के तहत 1935 में, और उसके अलावा संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1937 में। तो ये एक महत्वपूर्ण था। और इसके अलावा जो प्रांतीय स्वायत्तता की जो ये इसमें प्रावधान किए गए थे, वह स्वायत्तता 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 1935 का वीडियो कंक्लूड होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।